नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश, देश को 7 प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश और 8वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आए, ये आश्चर्य भी है और शर्मनाक भी। दोनों बातें एक साथ हैं। लेकिन 5 साल में क्या हो सकता है, ये करके दिखाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया गया है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश को ज़रा समझिएगा तो ये बात समझ में आएगी आपको कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड स्टेट है। यहाँ समुद्र का किनारा नहीं है, तट नहीं है, समुद्र तट नहीं है तो पोर्ट नहीं बन सकते, तो पोर्ट नहीं है। यहाँ कोई जो है खनिज संपदा नहीं है तो खाने नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। तो जो इन्वेस्टमेंट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा में आसानी से आ जाता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश को सर के बल खड़ा होना पड़ता था और तब भी नहीं आता था। हालांकि ऐसा कोई करता भी नहीं था, कोई कोशिश भी नहीं करता था। जो भी सरकार आती थी, जो चल रहा है वो चलता रहे, इससे ज़्यादा की चिंता नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में आने के बाद एक बात तय की कि जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। और ये केवल इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कानून व्यवस्था हो। अब देखिए, किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, और इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट जो है वो भगीरथ जो गंगा को धरती पर ले आए, उससे कम नहीं है। इसको भगीरथ प्रयास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों आता है? मैंने कहा कि जो राज्य, जिन राज्यों का नाम लिया अभी, कि वो समुद्र तट के किनारे हैं, खनिज संपदा है बहुत बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में नदियाँ हैं। देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ, लगभग छोटी बड़ी मिलाकर 30 नदियाँ उत्तर प्रदेश में हैं। तो जल संपदा है उत्तर प्रदेश के पास। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास पोर्ट नहीं है, खनिज संपदा नहीं है, तो और क्या होना चाहिए जो सरकार कर सकती है? समुद्र तट होना जो है वो किसी सरकार के बस में नहीं है, खनिज संपदा होना किसी सरकार के बस में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो ज़रूरतें होती हैं वो सरकार कर सकती है। और सरकार करे तो कैसे स्थिति बदलती है, उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। तो एक है कनेक्टिविटी, सबसे बड़ी चीज़ है। कनेक्टिविटी का मतलब है रोड ट्रांसपोर्ट, एयरवेज और रेलवेज। इन तीनों का जाल बिछाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जल्दी ही देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 13 एक्सप्रेसवेज होंगे। 6 बन चुके हैं, 7 पर काम चल रहा है। 1100 किलोमीटर का वाटरवे काम कर रहा है। प्रयागराज से हल्दिया तक सामान जा रहा है, लोग जा रहे हैं। एयरवेज में उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है 1.5 या 2 साल मैक्सिमम लगेगा। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे उत्तर प्रदेश में। एयरपोर्ट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो कनेक्टिविटी के मुद्दे पर इन तीनों क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये सब जो इन्वेस्टर होता है उसकी नज़र में ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ होती है बिजली की सप्लाई। इंडस्ट्री लगेगी, बिजली नहीं होगी तो चलेगी कैसे? 2017 से पहले हालत ये थी कि जिन जिलों में 3 या 4 जिलों में 24 घंटे बिजली आती थी, वो सत्तारूढ़ दल के करीबी लोगों के, मुख्यमंत्री, उनके परिवार के लोगों को के, या फिर जो है परिवार के करीबी राजनेताओं के, 3-4 जिलों में। बाकी लोगों के लिए 8 घंटे 10 घंटे अगर बिजली आ जाए तो बड़ी अच्छी स्थिति मानी जाती थी। आज ये है कि 18 से 24 घंटे बिजली आ रही है अलग अलग स्तर पर। बिजली की समस्या उद्योगों के लिए कतई नहीं है। बिजली खरीदने की समस्या नहीं है। एक आरोप विपक्ष बड़ी तेज़ी से लगाता है कि कितना जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 5 साल में कितनी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाई।
जो स्थिति देश में विद्युत व्यवस्था की बन गई है, उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाना जो है वो एक गौण विषय हो गया है। अब नेशनल ग्रिड है, आपके पास देश में कहीं से भी बिजली खरीदने का ऑप्शन है, आपके पास पैसा है तो बिजली खरीद सकते हैं, बिजली की कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी दो बातें, उनमें से एक है कानून व्यवस्था। जो पैसा लगाने आता है वो सबसे पहले देखता है सुरक्षा। अगर वो सुरक्षित नहीं है, उसका निवेश सुरक्षित नहीं है, उसके कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर वो कभी पैसा लगाने नहीं आएगा। चाहे जितनी मित्रता हो, चाहे जितना अच्छा इरादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी बनी है जो पूरे देश के लिए एक आदर्श है, एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में 75 साल में पहली बार एक मॉडल पेश किया है जो देश के हर प्रदेश को अपनाना चाहिए। किस तरह से सिर्फ 5 साल, ज़्यादा नहीं लगे, 5 साल से भी कम लगे, लेकिन 5 साल में जितना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसकी कमर तोड़ दी। जो माफिया डॉन हवा के घोड़े पर चलते थे वो अब घुटनों के बल चलने में तकलीफ हो रही है उनको, ये स्थिति हो गई है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ दी है। केवल उनके खिलाफ मुकदमों में तेजी की वजह से नहीं, उनके खिलाफ केस दर्ज करने की वजह से नहीं, उनका आर्थिक तंत्र भी तोड़ा है। जो ज़मीनों पर अवैध कब्जे थे, जो अवैध व्यापार चल रहा था, उन सब पर लगाम लगाई, उन सबको बंद कर दिया है। अवैध कब्जे से ज़मीनों को मुक्त कराया गया है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। उसका बड़ा डिटेल है, किसी को भी अगर जानना हो तो उसको जो है ये एक अध्ययन का विषय है। लेकिन एक बात जो कभी एनसीआरबी के डेटा में नहीं आएगी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके डेटा में नहीं आएगी, किसी स्टडी में शायद उसका जिक्र नहीं होगा, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में उद्योगों से, छोटे और बड़े मझोले सभी उद्योगों से जिस तरह वसूली होती थी, गुंडे, राजनीतिक दलों के गुंडे, राजनीतिक नेताओं के गुंडे जिस तरह की वसूली करते थे, माफिया के जो है वो गुंडे जिस तरह की वसूली करते थे, उस पर पूरी तरह से लगाम लग गई है लगभग। तो ये जो परिवर्तन है, इसकी खबर किसी अखबार में, किसी टेलीविज़न चैनल पर चले, छपे न छपे, फ़र्क नहीं पड़ता। उद्योगपति जो पैसा लगाने वाला है उसके पास तक ये खबर पहुंच जाती है, उसको मालूम हो जाता है कि इस राज्य में क्या स्थिति है। इसीलिए आप देखिए, बंगाल में कोई उद्योगपति पैसा लगाने नहीं जाता, बिहार में नहीं जाता, और कई राज्य हैं जहां नहीं जाता। इसी वजह से ये एक वजह है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सामाजिक जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई है। आज लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं, महिलाएं घर से निकलने में सुरक्षित महसूस करती हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, वो आज से 5 साल पहले अगर आप किसी से कहते 2017 से पहले कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो जाएगा, तो आपको पूछता कि किस पागल खाने से निकल कर आए। आज वो वास्तविकता है। और ये सब काम, ये सारी उपलब्धि कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर किया गया। सरकार की किसी एक कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा है। बुलडोज़र प्रगति और माफिया के खिलाफ एक्शन का प्रतीक बन गया है। मुख्यमंत्री का उपनाम हो गया है बुलडोज़र बाबा, और उस बुलडोज़र का असर पूरे देश में पड़ रहा है। दूसरी सरकारों ने, दूसरे मुख्यमंत्रियों ने इस नीति को अपनाना शुरू कर दिया है, और उसका बहुत प्रभावी असर हो रहा है। इसीलिए न्याय प्रणाली भी इसको देख रही है, इसका क्या असर हो रहा है। कानून को तोड़े बिना अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो अदालत भी कुछ नहीं कर सकती और न कर रही है। ये सारी उपलब्धि और बड़ी हो जाती है जब आप इस पर नज़र डालते हैं कि पिछले 30 सालों में मंडल की राजनीति के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता आई, उसमें जो पुलिस का और प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, उस माहौल में ये परिवर्तन लाना उसी ब्यूरोक्रेसी, उसी पुलिस प्रशासन से ये और मुश्किल था। 2017 के बाद से राजनीतिक संस्कृति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, कम से कम सोच के स्तर पर। आज भी सांसद, विधायक, पार्टी कार्यकर्ता, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनमें पैसा कमाने, भ्रष्टाचार करने की ललक उतनी ही है, लेकिन ऊपर से दबाव है। क्यों है?
क्योंकि जो सबसे ऊपर बैठा है उसकी ईमानदारी असंदिग्ध है। उसके सामने कोई भ्रष्टाचार की बात भी नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार वही कर पाएगा जब तक वो नज़र से बचा हुआ है। ये परिवर्तन जो है वो नेतृत्व की विश्वसनीयता स्थापित करने में काम आता है। ऐसा मुख्यमंत्री जो कोरोना के समय दूसरी लहर में खुद संक्रमित होने के बाद जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आई 50 से ज़्यादा जिलों का खुद दौरा किया। पार्टी के लोग, दूसरे लोग मना कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, अभी अभी आप निकले हैं संक्रमण से, उसके बाद इस तरह से घूम रहे हैं। जबकि देश में किसी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल रहा था। उत्तर प्रदेश में ही कोई नेता, चाहे सत्तारूढ़ दल का हो चाहे विपक्ष का हो, अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकला। ऐसे में मुख्यमंत्री अकेले घूम रहे थे और उन इलाकों में ज़्यादा जा रहे थे जहां दूसरी लहर में मौतें ज़्यादा हुई हैं। उन गाँव में केवल शहर तक नहीं, गांव तक गए। तो प्रशासन वही है, पुलिस वही है, राजनीतिक संस्कृति वही है, फिर बदला क्या है? तो दुष्यंत कुमार ने ऐसे ही व्यक्ति के लिए लिखा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो माफिया, भ्रष्टाचारियों, भ्रष्ट नौकरशाही, भ्रष्ट राजनेताओं के आसमान में योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा पत्थर उछाल दिया है। उसने इतना बड़ा सुराख कर दिया है कि इसको भर पाना उनके लिए लगभग असंभव होगा। माफिया, उसके लिए फिर से खड़े हो पाना असंभव समझिए। उसका पूरा तंत्र बिखर चुका है, टूट चुका है, उसका मनोबल टूट चुका है। आज माफिया डरता है। एक समय था जब पुलिस के बड़े बड़े अफसर माफिया के दरबार में जाते थे सलामी बजाने। आज माफिया के लोग आते हैं थाने में सरेंडर करने। ये परिवर्तन हुआ है। एक योजना, सबको मालूम था कि उत्तर प्रदेश, देश के हर जिले की वह स्थिति है कि कुछ न कुछ विशेष होता है। कुछ ऐसे कारीगर हैं, कुछ ऐसे आर्टिजन्स हैं, ऐसे लोग हैं, परंपरागत जो है पेशे में काम करने वाले लोग हैं जो कुछ न कुछ विशेष बनाते हैं। हर जिले का कोई न कोई विशेष उत्पाद है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। इसको एक तरह से अभियान की तरह चलाया। उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में, उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है। उसका असर ये हुआ है कि इस बार के केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि ये योजना देश भर में लागू की जाएगी। इससे रोज़गार बढ़ता है, गरीब आदमी की आमदनी बढ़ती है, प्रदेश के प्रोडक्ट्स की जो है वो मांग बढ़ती है। प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं, उन्होंने इन्वेस्टर समिट में कहा भी कि यहाँ जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो ये प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब विदेशी मेहमान आते हैं या वो मिलने जाते हैं तो उनको उपहार के रूप में वो देते हैं। उनकी गुणवत्ता का अंदाज़ा इससे लगाइए। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, उनको थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ी, थोड़ी आर्थिक मदद, थोड़ा जो उनको औजार चाहिए वो दिया गया और एक मार्केट तैयार किया गया और एक वातावरण तैयार किया गया कि आपका स्वागत है, आप हमारे वेल्थ क्रिएटर हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं, तो आप जो है आप हमारे लिए, प्रदेश के लिए और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। ये जब आप लोगों के मन में भरते हैं तब उसका असर दिखाई देता है, तब उसका जो है उनके उत्पादन पर असर पड़ता है, तब उनके उत्साह, जो उनका जो कौशल है उस पर असर पड़ता है और बेहतर करने की इच्छा होती है। तो जिन लोगों ने ये 32 लाख करोड़ के निवेश का आश्वासन देने वाले जो हैं, उन्होंने जो किया है, अब आप देखिए कैसे स्थितियां बदलती हैं। इस इन्वेस्टर समिट से पहले जो है रोड शोज़ में और बाकी उद्योगपतियों से मिलने मुख्यमंत्री खुद एक एक उद्योगपति से मिले और उनको समझाया, बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश बदल गया है, उनको क्यों निवेश करना चाहिए, क्यों निवेश से उनका और प्रदेश दोनों का भला है और कुल मिलाकर देश का भला है। कुमार मंगलम बिरला, जो शायद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं थे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इस तरह के जो रिलेटेड जो है उद्योग हैं उनमें निवेश की उनकी इच्छा थी, वो उसी के बारे में घोषणा करना चाहते थे। मुख्यमंत्री उनसे मिले और अयोध्या का जिक्र किया, कहा भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे, इक्ष्वाकु सूर्य के पुत्र थे,
तो अयोध्या में सूर्य के पुत्र के वंश का जो मंदिर बन रहा है, तो पूरी अयोध्या सोलर पावर से चलनी चाहिए। तो अयोध्या पूरी सोलर पावर से चमकेगी, जगमगाएगी। ये फैसला हो चुका है और जल्दी ही लागू हो जाएगा। इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो बदलाव आता है जब विजन हो, बदलाव आता है जब आपकी प्रतिबद्धता हो, बदलाव आता है जब काम करने की इच्छा शक्ति हो, बदलाव आता है जब फैसले लेने की इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में सैकड़ों कानून बदलने की इच्छा शक्ति हो, जब कुछ बदलाव लाने की जो चल रहा है उस यथास्थिति को तोड़कर बेहतर और बेहतर करने की इच्छा हो, तब बदलाव आता है। और वही बदलाव आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट क्यों आया है? उत्तर प्रदेश जो था उसके पास जो भी, चाहे भूमि की संपदा हो, चाहे नदियों के पानी की संपदा हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, ये सब तो पहले भी थी। पहले इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता था? क्यों लोग पैसा नहीं लगाना चाहते थे? तो ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। अगर आपको गलतफहमी हो तो दूर कर लीजिए। देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने, पैसे वालों ने इन्वेस्टमेंट किया है योगी आदित्यनाथ में। उन पर भरोसा है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर भरोसा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पर भरोसा है। उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, उस पर भरोसा है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर भरोसा है। उनके कामकाज की जो शैली है, उस पर भरोसा है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर भरोसा है। तो ये भरोसा उनको मालूम है कि कायम रहेगा। उनको मालूम है कि कोई भी बाधा इस भरोसे को तोड़ नहीं सकती, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो पैसा लगाता है वो अपने पैसे को लेकर बहुत चिंतित रहता है। वो कोई दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी नहीं देखता है। वो देखता है कि जिसके कहने पर पैसा लगा रहे हैं, जिसकी नीतियों पर पैसा लगा रहे हैं, जिसके विजन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कौन है। और वो एक योगी है, गोरक्षनाथ पीठ का पीठाधीश्वर है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो राजनीति में कुछ कमाने नहीं आया है, यानी पैसा, धन, संपत्ति कमाने के लिए नहीं आया है। वो उत्तर प्रदेश के लिए प्रगति कमाने आया है, उन्नति कमाने आया है, देश के विकास के लिए आया है। $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश को इकॉनमी बनाने के लिए आया है। उसी विश्वास और उसी निष्ठा में ये निवेश है। ये निवेश एक बार जब शुरू होगा, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है देश का। जिस तरह से एक्सप्रेसवेज के किनारे जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उन सब को एक बार पूरा होने दीजिए। थोड़ा समय लगेगा, एक जेस्टेशन पीरियड होता है इस तरह के प्रोजेक्ट में पूरा होने में, उनके शुरू होने में। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रगति के रास्ते पर उत्तर प्रदेश बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है। और ये सब संभव हो रहा है एक व्यक्ति से। कौन कहता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? नीयत होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए, तब होता है। और वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।